हेलो एवरीवन, आज करने वाले हैं हम अपने सीटेट नवंबर 2012 का पेपर। इसमें जो हम साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलाय। ये जो है कुछ स्टेटमेंट दी हुई है विलाय के बारे में, विली विलाय जो भी आप बोलना चाहें उनके बारे में, और आपको बतानी कौन सी सही है नहीं। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इनकी भित्तियाँ अत्यधिक बहुत पतली होती हैं। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जो है अंदर चला जाता है। इनके सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, येस। उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ही पतली होती हैं, येस। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन पास ईजिली, नो। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। इनके जो है एक नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, तो ये वाली बात जो है आपकी क्या लिखी हुई, इन्होंने सही लिखी हुई है। तो इसका मतलब आपकी ए, बी और क्या है डी स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगी, इसमें सही हो जाएगी ए, बी एंड डी। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका पानी और सनलाइट की मदद से क्या होता है, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और क्या हो जाएगा आपका ये खाना बनाते हैं, दैट इज़ योर ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में ये जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ओके, तो इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में, बिल्कुल। इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड H2 जो है यूज़ होते हैं, येस। इन फोटोसिंथेसिस CO2 तो रिलीज होती है और O2 कंज्यूम होती है, रॉन्ग। फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया जाता है, नो, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। ठीक है, अब हमारी ए और बी स्टेटमेंट ठीक आ रही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यस। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाली जाती है और ऑक्सीजन को उपभुक्त किया जाता है, नो। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं ये प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2 तो निकलती है बाहर और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, नो। ठीक है, तो आपका ए और बी स्टेटमेंट क्या है, बस ठीक है, आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर प्लेइंग ए सितार प्ले करने से पहले सितारिस्ट जो होता है उसको बजाने वाला, उसकी जो है टेंशन को जो है एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार एंड ट्राई टू प्लग इट सुटेबली। बाय डूइंग सो वो क्या चीज़ एडजस्ट कर रहा है। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित क्या कर रहा है, लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार स्ट्रिंग, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी या पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्टार। हम इसका जो है पहली बात तो पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार वो जो है उसकी सही कर रहा होता है। ठीक है, आपका जो पिच होता है वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपका किस पे डिपेंड करती है, उसकी लेंथ, और डेंसिटी उसकी लीनियर डेंसिटी पे, एंड उसकी टेंशन पे। ठीक है, टेंशन जो है उसको वो एडजस्ट करके जो है फ्रीक्वेंसी को उसमें बदलाव लाता है और उससे जो है उसकी पिच जो है क्या होती है, सही एडजस्ट होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोर्टर्स कौन होते हैं, भारी बोझा उठाने वाले कूली। हु कैरी हैवी लगेज ऑलवेज हैव अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ होता है हमेशा उनके पास विद देम। बिफोर कैरिंग द लोड ऑन देयर हेड्स दे फोल्ड द क्लॉथ। क्या करते हैं, किसी भी सामान को अपने सर पे रखने से पहले वो शेप ऑफ उसको जो है राउंड डिस्क शेप में बना लेते हैं और अपने सर पे रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, भारी बोझ उठाने वाले कूली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वो इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर ऐसा गोल बना देते हैं और अपने सर पर रख देते हैं। ऐसा करके इससे क्या होता है कि पहले तो यहाँ अगर ये आपका हेड है, यहाँ पे पूरा जो है आपके प्रेशर पड़ता है उस बोट का, वहाँ आपने उसने क्या कर दिया, उसका सरफेस एरिया जो है क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो
इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड ऑफ द लगेज विद देयर हेड, अपने सर से जो है उसका इंक्रीज कर देते हैं एरिया। डिक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड ऑफ द लगेज ऑन द हेड, डिक्रीज द थ्रस्ट ऑफ द लगेज, सेव देयर हेड फ्रॉम पॉसिबल इंजरी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को जो है बढ़ाते हैं लगेज जिस पे वो रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, जिसकी वजह से उस पर जो प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा। ठीक है, सो द प्रेशर ऑन द हेड इज रिड्यूस, प्रेशर आपका क्या हो जाता है, कम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जो है एसेंशियल है, ये स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए। अगर हमें वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें जो है जितने भी बायोलॉजिकल फिजिकल कॉम्पोनेंट है फॉरेस्ट के उनको क्या कर सके, हम सुरक्षित कर सकें। वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों को संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, प्रोटेक्शन ऑफ हर्बीवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स का और हर्बीवोर्स का प्रोटेक्शन करना, या प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल वाले ओनली, दैट इज ट्रॉप कार्निवोर्स, ऐसे डिपेंड डायरेक्टली ऑन हर्बीवोर्स। फिर हम सिर्फ इनका नहीं कर सकते ना। ठीक है, हम जब सारी चीज़ों का फिजिकल एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो तभी वो आपका यूजफुल हो पाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम डायनासोर्स हैड फेदर, कुछ डायनासोर्स जो थे उनके फेदर्स थे, पंख थे, कुछ डायनासोर के पर थे। दे कुड नॉट फ्लाई, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, बट बर्ड्स हैव फेदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई, लेकिन बर्ड्स जो होते हैं परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो कि उनको उड़ने में सहायता करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेल्यूएशन दिस मीन्स दैट, विकास के संदर्भ में इसका अर्थ ये है कि रेप्टाइल्स जो हैं बर्ड से आए हैं, बर्ड जो है रेप्टाइल से आई हैं। देयर इज़ नो इवेल, अब जैसा कि आपको पता होगा डायनासोर क्या आपके रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, और बर्ड्स आज के टाइम हम देख पा रहे हैं कि वो किन से क्या कर पा रही है, उड़ पा रही है। और जो उस टाइम के कुछ रेप्टाइल्स थे जिनके पंख थे वो उड़ नहीं पा रहे थे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पक्षियों का विकास जो है आपका किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है, सरीसृपों से हुआ है। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोथर्मल एनर्जी जो है एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का। फॉर दिस एनर्जी जो सबसे सही रीजन होगा वो कौन सा होगा। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे है जो नियर द कोस्टल रीजन, हैव कोल माइंस, हैव थर्मल पावर प्लांट्स, या आर ओवर हॉट स्पॉट्स इन द क्रस्ट। आपका सही आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका सेलेक्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 मेटल जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, ऐसा मेटल जो तो या तो प्योर फॉर्म में पाया जाए, एलॉय फॉर्म में पाया जाए, इसको जो है हम क्या बोलेंगे, सिल्वर, गोल्ड और आपका प्लेटिनम। ठीक है, ये आपका फ्री स्टेट में वाले में आएगा। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट आर पॉसिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको एक बार ध्यान हो कि ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने हेल्प के लिए दे दी है। इसमें क्या है कि अगर रिएक्टिव मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा जैसे कॉपर है, इसमें क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर वो ऊपर मेटल है तो वो नीचे वाले मेटल्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कि हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। अब जैसे कि हमने देखा कॉपर और एल्यूमिनियम सल्फेट जो भी है यहाँ पे, अब इसमें जो है कॉपर देखते हैं पहले कहाँ पे आपका, ये रहा आपका कॉपर, और एल्यूमिनियम देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। कॉपर नीचे और एल्यूमिनियम ऊपर है, मतलब कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बट हम और भी ऑप्शन जो है देखेंगे क्योंकि हमें कोई भी दो देख रहे हैं। जिंक और फेरिक सल्फेट देख लेते हैं। जिंक कहाँ पे आपका, ये रहा जिंक आपका, और Fe कहाँ उसके नीचे है, मतलब कि ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है ना, ठीक है, एक नीचे है फिर भी वो कर पाएगा। नाउ द कॉपर सल्फेट एंड आयरन, आपका कॉपर आपका नीचे है और आयरन आपका ऊपर है, तो आयरन जो है कॉपर को ईजिली इसमें से जो है हटा पाएगा, ये भी आपका पॉसिबल है। नाउ अगेन एल्यूमिनियम एंड जिंक वाला, एल्यूमिनियम आपका ऊपर है और जिंक आपका नीचे है, तो जिंक जो है इस एल्यूमिनियम को नहीं हटा पाएगा, तो दिस इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो आपका हमने देखा ए और डी आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है, और आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ओके,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रॉप न्यूट्रिएंट जो कि आपके फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होते हैं। फर्टिलाइजर्स में आपका जो क्रॉप न्यूट्रिएंट है वो आपका NPK बोला जाता है, जिसका हम क्या फुल फॉर्म है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आपका पोटेशियम। ठीक है, ये जो है ऐसे 3 न्यूट्रिएंट्स है जो कि पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजर, मतलब ये जो है एकदम फायदे करते हैं। नाइट्रोजन आपका जो है लीफ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस आपका जो है रूट्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ग्रोथ ऑफ रूट्स, ब्लूमिंग एंड फ्रूटिंग के लिए। और आपका जो है पोटेशियम जो है ये भी आपकी रूट ग्रोथ में ही मदद करता है और स्टेम डेवलपमेंट में भी। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।